नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने अभी बताया था आपको सुबह की वीडियो में कि मैं यहाँ से 20 से 25 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो जीके जीएस का पोर्शन है वो 20 से 25 वीडियो टोटल पोर्शन कवर कर लेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक से 4 से 5 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं जो कि उसमें पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक से 4 से 5 वीडियोस में पूरा का पूरा टॉपिक हम खत्म करके आपको प्रोवाइड कर देंगे और उन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी सीरीज में यहाँ पर ये पहला वीडियो रहेगा और मैं यहाँ पर इसकी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 याद ध्यान रखना, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 के नाम से पूरी वीडियो सीरीज आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट में तैयार कर दूंगा और वहाँ से आपसे 20 से 25 आप वीडियो देख लीजिएगा, आपका जीके जीएस का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। और अगर आप स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करना है और कौन सी बुक इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, तो उसके लिए मैंने सुबह ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये रहती है कि आप लोग वीडियो देख के शेयर नहीं करते हैं, तो उसको शेयर जरूर कीजिए। जब थोड़ा सा ज़्यादा वॉचिंग मिलती है हमें, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, जिसे हम जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप देखते हैं तो 2-4 लोगों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि थोड़ा सा वॉचिंग भी हमारी बढ़ सके, जिससे हम भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ वर्क कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैं व्याख्या दूंगा, यानी कि जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर के बाद मैं कुछ व्याख्या बताऊंगा, उसको आपको नोट भी करते रहना है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहला हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा वो अधिनियम था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा टॉपिक ये है कि भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि जो भारत का आज हम संविधान देखते हैं, इसका विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे किस तरह से ये डेवलप हुआ और किस तरह से आज हमारा संविधान जो हमको देखने को मिलता है। इस टॉपिक से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये निकल कर आ रहा है कि जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी जो स्थापना का प्रावधान है वो किस अधिनियम में किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, कौन सा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और इसके जो प्रमुख न्यायाधीश थे, प्रथम जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी, उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो वो थे एलिजा एम्पे। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सूची को दिया गया है और यहाँ पर देखिए उससे संबंधित जो अधिनियम दिया गया है कि किस चीज़ की स्थापना है, किस चीज़ की बात किस अधिनियम में की गई है, तो उसको आपको सही मिलान यहाँ पर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटरी एक्ट 1773 था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के प्रावधान की बात करें, ठीक है, तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान है ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। अगर दूसरी की बात करते हैं यहाँ पर कि पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी, यानी कि नियंत्रण परिषद की जो स्थापना है ये आपका किया गया था पिट्स का भारतीय अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसमें किया गया था। उसके बाद उसमें अगर हम बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1813, तो इसमें इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी, यानी कि 1813 का जो अधिनियम था इसमें था इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति यहाँ पर मिल गई थी। और अगर 1833 के अधिनियम की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित था, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाता है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य, और प्रथम कानूनी सदस्य जो लॉर्ड मैकाले बनकर यहाँ पर आए हुए थे। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका सही मिलान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो वो कौन सा अधिनियम है जिस अधिनियम से भारत जो वासी थे उन्होंने अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना पाया, यानी कि कौन सा वो अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा प्रदान किए जाने की बात की गई थी। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो मैं बता दूं कि जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसकी धाराओं में जो सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग तथा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। और कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसमें पूछा गया कि कौन सा वो अधिनियम है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसमें विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई और इसके तहत बजट पर बहस करने की जो शक्ति है ये तो दी गई, लेकिन मतदान का अधिकार इन्हें नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी कि जो भारतीय सदस्यों जो विधान परिषद बना हुआ था उसमें यहाँ पर कौन सा वो अधिनियम था जिसके अंतर्गत बहस करने की उनको अनुमति मिल गई थी भारतीयों को, लेकिन यहाँ पर उनको अभी तक मतदान करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की यहाँ पर बात की गई है। तो भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना है ये 1 अक्टूबर 1837 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा गया कि वो अधिनियम कौन सा था। तो वो अधिनियम था 1935 का अधिनियम, और जो संघीय न्यायालय की जो स्थापना है ये की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1935 की बात किसी में नहीं की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस गेयर थे। ठीक है, तो जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को, जो कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो थे सर मॉरिस गेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए ना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में द्वैत शासन की यहाँ पर बात की जा रही है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन को जो है स्थापित किया गया था, और जो प्रांतों में द्वैत शासन पहले से लगा हुआ था, जो कि 1909 के मार्लियामेंट सुधार अधिनियम जो था, जिसको मार्लियामेंट सुधार कहा गया 1909 का जो अधिनियम था, उसके तहत जो राज्यों में जो द्वैत शासन था, यानी कि प्रांतों में जो द्वैत शासन था, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 1935 का जो अधिनियम था, इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया और जो प्रांतों में द्वैत शासन था, इसको समाप्त करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, और जो प्रांतों में द्वैत शासन का जो उपबंध 1909 मैंने बोल दिया गलती से 1919 का जो अधिनियम था, यानी 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम से स्टार्ट किया गया था, किस अधिनियम से चालू किया गया था। तो 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, लेकिन 1935 का जो अधिनियम आया, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन घटाकर केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। ठीक है, तो केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में भी बांट दिया गया था। एक आरक्षित विषय होते थे यानी कि रिजर्व्ड, और एक हस्तांतरित विषय होते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों 1919 अधिनियम के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी बात या थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 था, इसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका जो उद्देश्य था ये था भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, और इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो ब्रिटेन में भारत सचिव हुआ करते थे, वो उस समय भारत सचिव थे, और जो यहाँ पर वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनके शासनकाल पर यहाँ पर ये अधिनियम आया था 1919 का अधिनियम। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारतीय शासन था, इसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राज्यों में द्वैत शासन मैंने बताया अभी पिछले भी क्वेश्चन में कि 1919 के अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। और ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के प्रबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, यानी कि जो हस्तांतरित विषय होते थे, इन विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, यानी वो अपने हिसाब से उसमें बदल फेर कर सकते थे, लेकिन जो आरक्षित विषय होते थे उनकी शक्ति उनको नहीं दी गई थी। ठीक है, जहाँ तक अगर मुसलमानों की बात करें तो जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जो प्रश्न है, तो ये जो प्रावधान है ये 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो अधिनियम था जिसमें सांप्रदायिक व्यवस्था के तहत निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो ये जो है आपकी 1909 के अधिनियम के द्वारा, और इसमें जो मुसलमानों के
के लिए जो है ये पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पर कर दी गई थी। और 1919 के अधिनियम में ये व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीयों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर एक तरह से सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दे दिया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। और मुसलमानों के लिए तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की ही गई थी। और जैसे ही 1919 का जो अधिनियम आया इसमें सिखों, यूरोपियों, ठीक है, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों के लिए विस्तारित किया गया इसको, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें देखिए दिया गया कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तो ये इसमें नहीं की गई थी, ये आपका 1909 के अधिनियम में ही कर दी गई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधानिक शक्ति का हस्तांतरण, ये भी आपका सही हो जाता है। तो इससे आंसर पहला और तीसरा यहाँ पर सही आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो जो भारतीय विधान पालिका थी ये प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो मैंने बताया यहाँ पर कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन और जिसे हम राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था। और इसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक मेरी जो मैं यहाँ पर व्याख्या दे रहा हूँ उस सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, वो अलग बात हो गई। यहाँ पर बात की जा रही है कि द्विसदनीय विधान पालिका की व्यवस्था की गई थी किसमें? तो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी और द्विसदनीय विधान पालिका की व्यवस्था भी 1919 के अधिनियम के द्वारा ही की गई थी, जिसमें एक ऊपरी सदन होता था जिसे हम राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, जिसे आजकल राज्यसभा बोला जाता है, और जो 5 वर्ष के लिए यहाँ पर होता था। और उसमें 60 सदस्य होते थे जिसमें से 34 निर्वाचित होकर आते थे और 26 मनोनीत होकर आते थे। और एक निचला सदन होता था जिसे हमारी लोकसभा बोलते हैं, जिसे हम केंद्रीय विधानसभा उसमें बोला जाता है, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत यहाँ पर होते थे, ठीक है। तो इस तरह से ऊपरी सदन स्टेट ऑफ जो काउंसिल है ये राज्यसभा की तरह हुआ करता था, और जो केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव में उसको हम आजकल लोकसभा के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। और जो केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी वो 3 वर्ष के लिए होता था और इसके 144 में से 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। तो ये सारी की सारी जो व्याख्याएं मैं बता रहा हूँ इस पूरी चीज़ को आपको नोट भी करते रहना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम से प्रेरित है, ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। तो इसका दोस्तों मैं बता दूँ कि जो ब्रिटिश भारत में जो गवर्नर जनरल था इसको 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त कर दी गई थी। तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है ये अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ पर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो गवर्नर जनरल था उसको 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन अगर यहाँ पर सही ढंग से देखते हैं जो आपके ऑप्शंस में है तो इसमें हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान है इसमें राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है जो कि अनुच्छेद 123 में बताई गई है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। तो संवैधानिक निरंकुशता के संविधान की यहाँ पर बात की जा रही है। तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा संविधान देखने को मिलता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें ली गई हैं वो हमारे 1935 के ही संविधान से प्रेरित हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन भी हमारा बनता है कि किस एक्ट से या किस अधिनियम से ज़्यादा हमारे संविधान में चीज़ें ली गई हैं तो वो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। इसीलिए अगर आपको आंसर नहीं आता है और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आप कुछ नहीं आता है और आप लॉजिकली आंसर देना चाहते हैं तो आप 1935 को टिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है इन्हीं संविधान से यहाँ पर ली गई हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कि जो भारतीय संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया है और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था और साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज भी था। और इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका अगर देखते हैं तो यहाँ पर 1935 का अधिनियम जो है भारत सरकार का अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन है इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था इसी के तहत यह सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर बता दूं कि जो ब्रिटिश शासनकाल था इसके दौरान 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था
इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया गया था। और इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी थी। 1935 का भारत सरकार नियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट जो शक्तियां हुआ करती थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो यानी कि जैसे आजकल जो अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र को रहती हैं, केंद्र को प्रदान की जाती हैं, वैसे यहाँ पर जो गवर्नर जनरल जो जिनके बारे में कहीं कोई भी यहाँ पर नहीं मिलता है बंटवारा, तो वो यहाँ पर गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। यानी अवशिष्ट शक्तियों का जो है मालिक वो गवर्नर जनरल को बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, पहला कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, तो ये बिल्कुल सही, यहाँ पर इसमें जो है अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। मैंने अभी बताया कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी, जबकि यहाँ पर है आपका कि विधानमंडल के लिए जो है निम्नलिखित कौन सा एक भारतीय उनका स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन ये है आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भारत सरकार नियम 1935 था, इसमें देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम जो उल्लेख है ये क्रिप्स मिशन में किया गया था, और अन्य तीनों विकल्प यहाँ पर सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि देश के लिए लिखित संविधान, तो ये लिखित संविधान की जो व्यवस्था है, यानी लिखित संविधान की बात जो यहाँ पर है ये 1935 के अधिनियम में नहीं की गई थी। बाकी सारा है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना, ये सारी की सारी चीज़ें इससे संबंधित हैं, लेकिन देश के लिए लिखित संविधान की व्यवस्था यहाँ पर इसमें नहीं की गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दो कि भारत का वर्तमान जो संवैधानिक ढांचा है ये बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। मैंने अभी बताया भी था यहाँ पर कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है उससे बहुत सारी चीज़ें हमारा आज का जो हम संविधान देखते हैं उसमें ली गई हैं। 1935 के जो हम मुख्य उपबंध की अगर बात करते हैं कि कौन कौन से इसके कुछ मुख्य उपबंध थे, तो वो हो गया आपका कि संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें अनुबंधित उपबंधित की गई थी, जो आज भी हमको देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत कुछ हमारा भारत सरकार नियम 1935 से प्रेरित है, जो हमारा संवैधानिक आज का जो हम संविधान अपना देखते हैं। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1935 का गवर्नमेंट क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके द्वारा यहाँ पर इसका जो आंसर सही हो जाएगा, आपसे पूछा गया कि महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो वर्मा भारत से जो अलग हुआ था ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू अलग हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था इसके प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो कब अलग किया गया था वर्मा को भारत से? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, तो ये एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है ये इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है ये सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया है इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं जो कैबिनेट मिशन आया था वर्ष 1946 में जो कि भारत आया था, तो इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों बता दूं कि जो कैबिनेट मिशन है ये मार्च 1946 में भारत पहुंचा और इस मिशन के जो सदस्य थे वो थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स यानी कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, फैथ क्लॉरिस भारत सचिव थे और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री जो कि थे, तो ये थे। और यहाँ पर जो आपका नाम आता है यहाँ पर कि विलियम वुड्स, तो ये यहाँ पर नहीं थे। इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन इसका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946, जो उसने सुझाव दिए थे उसी के आधार पर यहाँ पर इसका गठन किया गया था, भारतीय संविधान सभा का गठन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि 24 अगस्त 1946 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि हाँ, तो यहाँ पर बता दूं कि जो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति यहाँ पर बनाया गया था। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित जो संविधान सभा थी, इससे 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो विचार है ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो आंसर यहाँ पर मैं बता दूं कि मई 1934 में जो रांची में गठित स्वराज पार्टी थी, इसने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। तो कौन से कथन है जो संविधान सभा के बारे में सत्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। अतः देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं हुआ था। संविधान सभा के जो गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का जो उपयोग है, जो विधानसभाएं राज्यों की हुआ करती थी, इनका जो उपयोग है निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह निर्वाचन प्रारंभिक राज्य विधानमंडलों का स्तर पर वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन भी किया था। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर बताया गया कि यह वयस्क मताधिकार प्रणाली नहीं, ये वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा तो किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि कौन से कथन आपके सत्य नहीं हैं। तो पहला से यहाँ पर कथन दिया गया है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो इस तरह से यहाँ पर पहला कथन आपका गलत हो जाता है। और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, ये भी आपका गलत हो जाता है। उसके बाद वह बहुदलीय निकाय थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बहुत सारे दल यहाँ पर शामिल हुए थे। इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सत्य नहीं है आपको बताना है, तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि संविधान सभा के बारे में इसमें से गलत कथन कौन सा है। बाकी सारे कथन सही हैं, जो गलत है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो संविधान सभा से इसके सदस्यों का जो निर्वाचन है, ये प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन है कि इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, पहला आपका यहाँ पर है। दूसरा इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये हो गया।
तीसरा आपका कथन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये गलत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसमें कि कौन सा यहाँ पर गलत है, तो ये आपका गलत हो जाता है। तीसरा कि जो आपका कहा गया कि बाकी सही है कि इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया था। दूसरा कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पर्शियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है। लेकिन सी जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है कि क्योंकि संविधान के जो सदस्यों का निर्वाचन है ये प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, ठीक है। और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपका गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की यहाँ पर बात की जा रही है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपके दोनों तरह से बनते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के पहले, तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर पहले स्थायी सदस्य की बात करते हैं तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन इसमें जो पूछा गया कि पहले चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष जो पहले थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है, ठीक है। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कब यहाँ पर पारित किया गया था। तो इसका जो आंसर मैं बता दूं कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कब पारित किया गया था। तो ये जो प्रस्ताव है ये 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया था कि भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक संविधान दिया जाए, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको पेश कब किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचन था ये लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी कि संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। बाकी सारे यहाँ पर कथन सही हैं। तो यहाँ पर बता दूं, देखिए कथन दिए गए हैं आपके कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, तो ये गलत है क्योंकि राज्य का मुखिया हमारा राष्ट्रपति है जो कि प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये जो हमारा वनडे एग्जाम होते हैं वो अक्सर उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन किए गए थे। कुल अवधि 165 हुए थे, और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा का पुनः 24 जनवरी 1950 को संवेद हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 11 तो हुए थे, उसके बाद यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को फिर से यहाँ पर संविधान सभा फिर से बुलाई गई थी, और जिसमें यहाँ पर सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस तरह से 12 अधिवेशन आप यहाँ पर मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर यहाँ पर देना है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेस सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सही सम्मेलन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे ये थे H.C. मुखर्जी। तो दोस्तों आपके
अध्यक्ष तो पता होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष को ज़्यादा लोगों को नहीं पता होते, तो इससे ये ध्यान रखेंगे। इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे ये थे आपके HC मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन से, तो ये थे KM मुंशी। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा KM मुंशी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य वो कौन थे, तो ये थे आपके VT कृष्णमाचारी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये कौन थे आपके यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से यहाँ पर सही आपका यहाँ पर मिलान इसका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंघम राव, BN राव जिन्हें बोलते हैं, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा BN राव। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे ये थे BN राव। इनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। और BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था, तो भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन है ये कब प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पर बता दूं कि भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन है ये 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। तो इस तरह से आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, तो इससे आपको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा कि इसका जो वाचन है ये 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। ये आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की जो तारीख थी ये थी 26 नवंबर 1949 को ही माना गया है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की जो तिथि है इसे 26 जनवरी 1949 को ही कहा जाता है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 26 जनवरी 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि, तो इस यहाँ पर देखिए 26 जनवरी के लागू करने का दिन अगर इसको किया गया था तो इसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या था कि क्यों ही 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का, जो पूर्ण रूप से लागू करने की तिथि निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात तब की है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था और उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इस तरह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान के 11वें अधिवेशन में 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भारतीय संविधान को अपना संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो यहाँ पर किसको अपना संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो VR अम्बेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि यहाँ पर विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि भले ही
अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। तो इस तरह से यहाँ पर विकल्प अगर देखें तो यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पर इनका थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान सभा के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म है ये 14 अप्रैल 1891 को महू, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसमें हुआ था, तथा इनकी जो मृत्यु है ये 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 1891 और 1956, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर पहला है कि देखिए, यहाँ पर बता दूं कि नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित जो तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था, और इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, ये भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान, यहाँ पर कुछ कथन है उनका कारण देखना है। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, इसको एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो भारत का संविधान है ये देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है, तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं, और दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण भी किए गए, अतः इसे इस ग्रहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एक एवं कारण दोनों यहाँ पर सही हैं, परंतु कारण जो है ये कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि किसने यहाँ पर स्थगित करने की बात की थी। तो ये बात की थी मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो ये सुझाव महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका है। तो दूसरे यहाँ पर बता दूं कि जो ये कथन है ये आइवर जेनिंग्स का है। उनका ऐसा मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था। तो दूसरा यहाँ पर बता दूं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये जो वक्तव्य है ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था, और ये वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें वर्णित है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कुल महिलाएं उसमें सदस्य थी वो थी 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर समितियों से क्वेश्चन है आपके, चालू जाते हैं। तो यहाँ पर बता दूं कि संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कई समितियों का गठन किया था। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये। तो इसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के वो थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। जो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे इनकी अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे इसमें अन्य 6 सदस्य भी थे, और ये एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मिश्र एवं डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर
एन माधवराव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 से मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में अगर यहाँ पर बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर बता दूं कि सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है, और जबकि सलाहकार समिति की जो उप समितियों, मूल अधिकार उप समितियों के अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे ये थे HC मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर VR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर VR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भारतीय संविधान के में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। जब तथा तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर VR अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो दोस्तों भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इस तरह से आंसर आपका विचार जो है ये USA के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है उद्देशिका की वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आंसर आप हो जाएगा संविधान, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है और इसका आशय ये है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना से राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर बता दूँ कि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संविधान प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका क्या पूछा गया कि वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका सही है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। तो ये आंसर आपका हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर हो जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। बाकी सारे के सारे यहाँ पर आपके सही आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। एक मिनट यहाँ पर आप लोग होगा, तो ये दोस्तों यहाँ पर सही आपका आंसर निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है
तो यहाँ पर पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है और भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आपका पूछा कि निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसमें जो सत्य कथन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भारत के संविधान में जो सम्मिलित समवर्ती सूची है ये किस देश की देन है। तो यहाँ पर बता दूं कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो राज्यों के नीति निर्देशक जो तत्वों की संकल्पना है ये किस संविधान से अधिगृहित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है ये किस देश के संविधान पर आधारित है। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है ये आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक उपबंधित किया गया है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये तो हो गया, ये तो मैंने अभी बताया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी कि आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आयरिश गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देश किस देश से कौन सी चीज़ यहाँ पर अधिगृहित की गई तो ये आपको यहाँ पर सही सुमेलन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो मूल अधिकार हैं ये आपके जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है शासन की संसदीय जो प्रणाली है, तो शासन की जो संसदीय प्रणाली है मूल अधिकार, सॉरी यहाँ पर मूल अधिकार की बात की गई तो मूल अधिकार लिए गए हैं आपके यूके से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए एक मिनट, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर। मूल अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो शासन की संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से और आपात जो उपबंध है ये आपके जर्मनी से लिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जा रहा है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके पूछे जाते हैं 1 नंबर में 1 लाइनर के फॉर्म में। नेक्स्ट है यहाँ पर भी वही मिलान करना है। तो देखिए मौलिक अधिकार मैंने बताया तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अमेरिकी अधिकार पत्र। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपका मैंने बताया कि आयरिश संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान। नेक्स्ट आपका मंत्रिमंडलीय सरकार, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, क्योंकि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है और जो कि ब्रिटिश संविधान से संबंधित है। और केंद्र राज्य जो संबंध है ये आपका कनाडा के संविधान से संबंधित है। तो इस तरह से ये सही आपका मिलान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको सही सुमेलन करना है। विधि का शासन, ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि सूची को संवैधानिक प्रावधान और कहाँ से ये लिए गए हैं। तो दूसरा प्रश्न कि जो विधि का शासन है ये आपका लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड। नेक्स्ट है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जापान से। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो ये जो है आपका लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट है आपका विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो यानी कि ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि समवर्ती सूची की बात की जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सही आपका यहाँ पर मिलान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर आपको जिस देश से अपनाया गया यहाँ पर भी आपको सूची से सही सुमेलन करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम आप बात करते हैं तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही है, 3 मिला है। मूल अधिकार की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है पर संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो ये समवर्ती सूची की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। भारत में राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कनाडा, यानी कि ये आपका सही आंसर मिलाने यहाँ पर निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है, तो ये मूल कर्तव्य का जो विचार है रूस यानी कि सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। और जो मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 1941 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था और ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, मौलिक अधिकारों को अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी उस समय जब ये संविधान बनकर तैयार किया गया था। और इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसीलिए ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो दोस्तों लिखित संविधान का जो प्रारंभ है ये किस देश से हुआ है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, सही से पढ़िएगा। तो ये जो हुआ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है ये प्रथम पूर्ण लिखित संविधान था और ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था यहाँ पर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की यहाँ पर वीडियो दोस्तों कल देखेंगे। आज के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गया है और आगे क्वेश्चन कल देखेंगे। इससे से 4 से 5 वीडियो में हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी जो यहाँ पर ये पॉलिटी है उसको पूरा का पूरा पॉलिटी आप खत्म करेंगे। इससे से 5 से 6 वीडियो में हम हिस्ट्री को खत्म करेंगे, ज्योग्राफी को 3 से 4 वीडियो में खत्म करेंगे और इसी तरह से 20 से 25 वीडियो के आसपास हम लोग यहाँ पर पूरे करेंगे। और ये आपको 20 अगस्त जो एग्जाम होने वाला है उससे पहले सारे वीडियो मिल जाएंगे और उन्हीं सारे वीडियो में हम पूरा जीके जीएस को यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों बस आपसे मैं फिर से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर वीडियो को हमारे शेयर नहीं करते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें, लाइक भी क्या करें। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर करने से क्या होता है, हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम जल्दी से वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।